पुराने मित्र श्री राम शरण जी से बहुत आभार प्रदर्शन कि आज मौजूदा चुनौतियां और संपूर्ण क्रांति पर कुछ बातों को आपसे कहने का मौका दे रहे हैं। वैसे तो देश की जो परिस्थितियां हैं उसमें हमारा जो अपना अनुभव है, आपका जो अपना अनुभव है, वो हमें कुछ बेचैन जरूर करता है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस समय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज संगठन और संस्कृति को लेकर के निश्चिंत हैं कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो हम कर रहे हैं ये बहुत चिंताजनक है। एक राष्ट्र के रूप में, एक सरकार के रूप में और नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, ये हमको सोचना चाहिए। मुझे आज की जो बड़ी चुनौतियां हैं उनके बारे में आपसे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से ये रोजगार विहीन अर्थव्यवस्था है और आमदनी घटाने वाली अर्थव्यवस्था है। तो जो संपन्न वर्ग थे, कल के मध्यम वर्ग में जो आशावादी थे, वो निराश हो चुके हैं, क्योंकि रोज की जिंदगी का खर्चा बढ़ रहा है, आमदनी के साधन नहीं बढ़ रहे हैं, रोजगार के साधन घट रहे हैं और जो थोड़ा बहुत रोजगार मिल रहा है उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है, उसमें भाई भतीजावाद है। उसकी कहानियां सुन सुन के लोगों के मन में आशा की कोई गुंजाइश नहीं बची है। जहाँ तक राजनीतिक परिस्थिति है, हमारा देश लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की आड़ में एक खास तरह का ढांचा बन रहा है जिसमें सुनवाई नहीं है, कानूनों का कोई महत्व नहीं है। और लोकतंत्र के जो 4 पहिए हैं, 4 में से 3 पंचर हो गया है। न्यायपालिका के बारे में सबको मालूम है कि न्यायपालिका हमारी विधायिका और हमारी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए बनी है, लेकिन आज हमारे जज, न्यायाधीश महत्ता खो चुके हैं। उनकी न्याय की क्षमता घट गई है, खत्म हो गई। जहां तक कार्यपालिका का सवाल है, ये तो अंग्रेजी राज के जमाने से ही नौकरशाही का अपना चरित्र रहा कि जो राज चला रहा हो उसके साथ मिलके चलो। और कल वो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समर्थक थे, आज वो श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के समर्थक हैं। जहां तक विधायिका का सवाल है, चुनाव हो तो रहे हैं, लेकिन चुनाव में मतदाता सूची की छेड़छाड़, ईवीएम मशीनों का दुरुपयोग और सबसे ज्यादा धन शक्ति का और राज्य सत्ता का खुला उपयोग, ये चुनाव की वैधानिकता को ही नष्ट कर चुका है। चुनाव में कोई जीते कोई हारे, इन लोगों को लगता है कि जीते हारे कोई भी बात तो सरकारी पार्टी की ही चलेगी। दल बदल अपने आप में एक कौशल हो गया है। जहां तक मीडिया की बात है, तो वरिष्ठ पत्रकारों ने इसको गोदी मीडिया कह के इसका चरित्र स्पष्ट कर दिया है और ये बताया जाता है कि देश में अखबारों की खबरों का और आकाशवाणी और दूरदर्शन की टेलीविजन रिपोर्टों का असर बहुत घट गया है। लोगों को लगता है ये सब सरकार का फैलाया जा रहा प्रचार है। और जो अन्य संस्थान भी हैं मीडिया के, निजी चैनलों के, उनके बारे में कहता है कि सरकारी विज्ञापन और मुनाफा कमाने की गरज से वो जो जनता के सवाल हैं, सरोकार हैं, उनकी चर्चा नहीं करते हैं। और जो प्रचार सरकार की तरफ से आता है उसको ही महत्व देते हैं, जिससे कि उनको सरकारी विज्ञापन मिले और बाजार के साथ अच्छा रिश्ता रहे। तीनों और माध्यम है लोकतंत्र के विस्तार के, विरोधी दल, राजनीतिक दल। अगर दल नहीं होगा जनतंत्र नहीं होगा, और दल भी सरकारी दल तो सरकारी दल है, विपक्षी दल नहीं होगा तो लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। हमारे लोकतंत्र में आज विपक्षी राजनीति की भूमिका बहुत घटती जा रही है, इसमें राज्य सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। सीबीआई, ईडी, गलत मुकदमे। जहां तक अन्य 2 माध्यम हैं लोकतंत्र के विस्तार के, शिक्षा और शोध के केंद्र, उनकी स्वायत्तता नष्ट की जा रही है और आज किसी भी शिक्षक को आलोचनात्मक अध्ययन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी शोध केंद्र से अगर सच को सामने रखा जाए तो उस पर तमाम तरह के इतराज किए जाते हैं। और आखिरी माध्यम है नागरिक संगठन, जैसे आज हमारा संपूर्ण क्रांति मंच है, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी है, पीयूसीएल है,
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी है। ये जो मंच हैं, इन मंचों की भी स्थिति बहुत नाजुक है। इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी निगरानी है, इनकी जो मदद देने वाले लोग हैं उनकी निगरानी है, उनके साथ कोई संवाद नहीं है। पहले ज्ञापन दिया जाता था नागरिक संगठनों द्वारा, तो उसकी नैतिक सत्ता के नाते सत्ताधारी दल जवाब देने को बाध्य होता था, मीडिया में रिपोर्ट होती थी, समाज में चर्चा होती थी। आज तो चारों तरफ से उपेक्षा का और उदासीनता का माहौल है। तो अगर मोटे तौर पर हम कहें कि आज की चुनौतियां क्या हैं, तो रोजगार निर्माण और संपन्नता की दिशा में प्रगति और गैर बराबरी का खात्मा, ये आर्थिक मोर्चे के बड़े सवाल हैं। इस पर हमारे मित्रों में प्रोफेसर अरुण कुमार से लेकर के और कल तक जो इस सत्ता का समर्थन करते थे, ऐसे लोग भी खुल के बता रहे हैं कि हमारी सरकार एक से एक चूक करती जा रही है और दुनिया के बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम गिरा है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हुआ है और हमारे अर्थव्यवस्था से लोग अपनी पूंजी निकाल रहे हैं, दूसरे देशों में ले जा रहे हैं। पूंजी का गमन हो रहा है, पूंजी का पलायन हो रहा है। तो पहले प्रतिभा पलायन होता था, पूंजी पलायन हो रहा है। आर्थिक भविष्य के लेकर के चिंता इतनी बढ़ गई है कि हर साल 2 लाख, पिछले कुछ वर्षों से 2 लाख से ज्यादा भारतीय पढ़े लिखे, शिक्षित, कौशलवान वो भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव को लेकर के हमने बहुत आशा रखी थी, लेकिन चुनाव पूरी तरह से अब एक कौशल हो गया है। सत्ताधारी प्रधान अपनी मनमानी करते हैं, चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता खो दी है। राजनीति में जो दलों की भूमिका है वो भी नष्ट हो गई है। और एक तीसरा पक्ष है सामाजिक जीवन। समाज में राजनीति ने, हर चुनाव ने सांप्रदायिकता और जातिवाद को बढ़ावा दिया है। दलित दमन से लेकर के अल्पसंख्यक अधिकारों के हनन तक और स्त्री की मर्यादा का उल्लंघन, हर मोर्चे पर हम जैसे पीछे जा रहे हैं। अपराध स्त्रियों के खिलाफ होते रहे हैं पहले, लेकिन अपराधियों को सजा मिलती थी। निर्भया का मामला सबको याद होगा, पूरी दिल्ली हिल गई थी, राजधानी हिल गई थी, राष्ट्रीय सरकार हिल गई थी। लेकिन आज तो सत्ताधारी दलों के लोग मंत्री बलात्कार के आरोपियों का अभिनंदन करते हैं, मुकदमे नहीं चलते हैं, शिकायत करने पर उपेक्षा की जाती है, चाहे वो खिलाड़ियों का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे साधारण स्त्री का मामला हो। जब न्याय का शासन नहीं होगा तो मनुष्य अन्यायी व्यवस्था के साथ समझौता करने को मजबूर होता है। समाज में अपराधीकरण बढ़ रहा है, अपराधियों की औकात बढ़ रही है, क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था है, पुलिस की, न्यायालय की, वो तो पूरी तरह से पंचर हो चुकी है। तो हमारा जो राजनीतिक चुनौती का माहौल है, राजनीतिक चुनौती के समानांतर आर्थिक समस्याएं हैं और सामाजिक संकट है, ये सब मिलकर के हमको एक निराश देश बना रहा है, हताश देश बना रहा है। ऐसे में जो नागरिक सरोकारी हैं, संपूर्ण क्रांति मंच जैसे लोग, उनको अपने विरासत के तौर पर मिले समाधानों को जांचना है। आप जानते हैं कि विचार के आधार पर आप भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। वर्ग संघर्ष को मानने वाले वर्ग संघर्ष को तेज करना चाहेंगे न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए। जातिविहीन समाज बनाने वाले जाति को मुख्य चुनौती मान के चलेंगे। पूंजीवाद के विरोधी पूंजीवाद के खिलाफ बोलेंगे और पूंजीवाद के समर्थक पूंजीवाद के पक्ष में बोलेंगे। लेकिन आज हर विचारधारा एक तरह से प्रकाशहीन हो गई है, क्योंकि हर विचारधारा को सरकार चलाने का मौका मिला है और हर विचारधारा में भूमंडलीकरण का, विश्व बैंक का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्चस्व दिखाई पड़ता है। तो हम इस समय विकल्प की तलाश में हैं। क्या मौजूदा व्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार करें, सब काम चलेगा? अभी दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते से एक धरना अनशन चल रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। तो उसके पक्ष में तो सब लोग हैं, तो शिक्षा मंत्री ने बेहद नालायकी का काम किया है।
लेकिन फिर तुरंत सवाल ये उठता है कि एक मंत्री के हटाने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? तो लोग कहते नहीं, वित्त मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, मणिपुर और कश्मीर और लद्दाख और नक्सलवादी आदिवासी विद्रोह को लेकर के। मंत्री को इस्तीफा देना तो नहीं होगा, गृह मंत्री भी इस्तीफा नहीं देगा, वित्त मंत्री गृह मंत्री इस्तीफा देंगे फिर प्रधानमंत्री को कौन बचाएगा? अभी जो मंदिर में घपला हुआ तो ये पता चला कि जिसमें सरकार का पूरा नियंत्रण है और सरकार की जो आधारशिला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका पूरा नियंत्रण है, वहां पर भी एक दो नहीं करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है, भगवान के चढ़ावे में चोरी हो रही है। तो चारों तरफ से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट बढ़ रहे हैं। इसके समानांतर ही शिक्षा का सवाल है। चलिए, आज का जो समय है बुरा है, कल का समय बेहतर होगा अगर अच्छी शिक्षा हो जाए। तो अच्छी शिक्षा कहाँ से होगी? शिक्षा केंद्रों से होगी, और शिक्षा केंद्रों का पूरी तरह से व्यवसायीकरण किया गया। पहले शुरू के दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में, नरसिम्हा राव से लेकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में, और अब उसका राजनीतिकरण हो रहा है। तो शिक्षा में सुधार के तमाम मुद्दे हैं। नई शिक्षा नीति लागू की गई 2020 में, 6 साल हो गया। सरकार ने उसके लिए उचित राशि का इंतजाम नहीं किया। 6% राष्ट्रीय आय का देने का वादा था, उसको नहीं किया। और ये बात आज की नहीं है, सन 1965-66 में जब कोठारी आयोग बना था तब से ये बात कही जा रही है। और जो आज सरकारी पार्टी चला रहे हैं, विद्यार्थी परिषद, इन्होंने मांग कर रखी थी। अब जो सरकार आ गई तो उस मांग को भूल गए। तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संकट के अलावा शिक्षा का संकट है जहां क्रांति की जरूरत है। उससे कम में काम नहीं चलेगा। इसके बाद संस्कृति का सवाल है। संस्कृति का पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो चुका है। हमारी भाषाएं, हमारे तीज त्योहार, हमारा मीडिया, हमारा मनोरंजन, सब पैसा कमाओ के दबाव में आ गया है। और संस्कृति का नवीकरण करने की बजाय संस्कृति को हम रुपए से जोड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि अब जिंदगी में कुछ भी अच्छा करना है तो पैसा कमाओ। पूरी ताकत का आधार पैसा है, और पैसा नैतिक अनैतिक कुछ नहीं होता, कमाओ। तो जज के घर में नोट जलाए जाने की शिकायत मिलती है। नेताओं का जीवन देखते देखते बदल जाता है। कुटुंबवाद चौतरफा बीमारी है, ज्यादातर दल इससे प्रभावित है। तो सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है, फिर आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। जो धर्म है वो हमको मित्र भाव सिखाने के बजाय, करुणा और मैत्री का रास्ता दिखाने के बजाय नफरत और हिंसा का रास्ता दिखा रहा है। हम स्त्री पुरुष के संबंधों में सुधार की बजाय स्त्रियों के साथ अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जाति व्यवस्था का जो अंबेडकर गांधी का रास्ता था, विवेकानंद और लोहिया का सूत्र था, वो सब भूल करके चारों तरफ अपनी अपनी जातियों को लेकर गिरोहबंदी हो रही है। तो चुनौतियां तो इसी तरह की हैं जिनको कि आप गिनाने लगे तो शाम बीत जाएगी। अभी हम लोगों ने 12 चिट्ठियां लिखी हैं दीपक ढोलकिया जी की मदद से आज के प्रधानमंत्री के नाम। उन चिट्ठियों का क्रम आप देखेंगे, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की पहल पर यह हुआ है। वो बहुत जल्दी सोशल मीडिया में रणधीर जी की मदद से आने वाले हैं। तो 12 तो लंबे दस्तावेजों के साथ, उदाहरणों के साथ, तथ्यों के साथ हमने बातों को रखा है, और अभी और बातें आ सकती हैं। तो चुनौतियों का सामना करने की जो सच्चाई है उसको सामने रखने के लिए चुनौतियों को रेखांकित करके मैं अपनी बात को यही रोकता हूं। अब आता हूं संपूर्ण क्रांति के समाधान की तरफ। ये समय विचारधाराओं के अवमूल्यन का समय है। जितने वाद थे वो पराजित खड़े हैं, मार्क्सवाद से लेकर राष्ट्रवाद तक, क्योंकि हमने, जनता ने लगभग हर वाद के अनुयायियों को मौका दिया और उनको मुख्यमंत्री बनने का, केंद्रीय शासन में सत्ताधारी बनने का मौका दिया। और हर वाद कोई विकल्प नहीं है ऐसा कहते हुए विश्व बैंक और पूंजीवादी वैश्वीकरण की तरफ चले गए। चाहे वो बंगाल में
तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, दो सत्र, 3 सत्र, या केरल में मार्क्सवादियों की सरकार थी, वामपंथी की सरकार थी, या उत्तर प्रदेश बिहार में समाजवाद की धारा से जुड़े लोगों की सरकार थी, या दिल्ली में और यानी केंद्र में और मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो कोई आकर्षण अब राजनीतिक धाराओं के आधार यानी वादों में नहीं रह गया है। मार्क्स को लोग पढ़ते हैं, लेकिन मार्क्स को पढ़े हुए लोग रातों रात तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में चले जाते हैं। अम्बेडकर को पढ़ते हैं, लेकिन केंद्र में जो सत्ताधारी दल है उसके साथ समझौता करने में कोई संकोच नहीं महसूस करते। अब जय भीम भी करते हैं और जय मोदी भी करते हैं। लोहिया के अनुयायी गैर कांग्रेसवाद की आड़ लेकर के राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे के रथ पर सवार हो जाते हैं। गांधी के अनुयायी आरएसएस के साथ तो नहीं चल सकते हैं, लेकिन अपनी जगह पर ठहरे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई और उनकी लड़ाई लड़ ले। विचारधाराओं के अवमूल्यन का समय, ऐसे में हम नए समाधान के तौर पर संपूर्ण क्रांति के आह्वान और उसके घटनाक्रम को देखें, उसके अधूरेपन को देखें और क्या वहां पर कोई गुंजाइश है। मेरे सामने एक किताब है, ये भी हमारे मित्रों ने संपूर्ण क्रांति घोषणा के 50 वर्ष पर छापा। भाई जैन दीवान जी ने उसका संपादन किया। ये 50 लेख हैं, ऐसे लोगों के लेख हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति के लिए अपना जीवन दिया। 1975 में जो आशा बंधी, जो गांठ लगी, वो आज तक निभा रहे हैं। लेकिन सब लेखों में भविष्य से आशा है, इन वर्तमान से निराशा है। इसमें रामचंद्र जी का भी लेख है और 49 और लोगों के लेख हैं जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन के अपने को सिपाही कहते हुए आज भी गर्व महसूस करते हैं। आखिर क्या बात है कि ये लोग अभी भी संपूर्ण क्रांति से आशा रखते हैं। मेरा भी लेख है। तो मैं सबसे पहले आपको संपूर्ण क्रांति के सपने का जन्म बताना चाहूंगा, उसके बाद उसका विस्तार बताना चाहूंगा और उसके कार्यान्वयन में जो बाधाएं आई उनको जिक्र करूंगा संक्षेप में, जिससे कि फिर हम इसको देख सकें कि क्या संपूर्ण क्रांति के आह्वान में, उसके दिए हुए सूत्रों में आज भी कोई प्रासंगिकता बची है या 50 साल पहले का जो एक सपना था वह बासी हो गया, पुराना हो गया। या मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरह से 1789 में फ्रांस में क्रांति का प्रयास हुआ था और उसमें स्वतंत्रता, समता और न्याय को आधार बना करके फ्रांस की जनता सड़कों पर निकली थी। जेलें टूट गई थी, फ्रांस के सम्राट का गर्दन उतार दिया गया, उसकी पररानी मार दी गई। लेकिन इतनी अराजकता हुई कि फिर उसमें से एक ज्यादा क्रूर तानाशाह निकला, नेपोलियन बोनापार्ट। तो फ्रांस में क्रांति तो सफल हो गई, लेकिन फ्रांस की क्रांति ने जो सपने दिखाए वो पूरी दुनिया के साझे सपने हो गए। उससे फ्रांस से लेकर के भारत तक के स्वतंत्रता आंदोलनों को मदद मिली और आज दुनिया में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को लेकर के कोई बहस नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि भविष्य हमारा ऐसा होना चाहिए जो स्वतंत्रता को बढ़ावा दे, समता को बढ़ावा दे और बंधुत्व को बढ़ावा दे। ऐसे संपूर्ण क्रांति सपने के साथ हुआ। संपूर्ण क्रांति का सपना 5 जून 1975 को पहचाना गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पटना के एक बहुत विशाल रैली में भाषण देते हुए कहा कि मैं जो देख रहा हूं ये परिस्थितियां बहुत परेशान करने वाली, चिंताजनक हैं, लेकिन आशाजनक भी हैं। आशाजनक इस मानने में कि अब समाज इस बारे में कोई भ्रम नहीं रखता है कि छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं होगा, हमें तो क्रांति चाहिए, क्रांति नहीं संपूर्ण क्रांति चाहिए। मैं आपको श्री जयप्रकाश नारायण का वो भाषण और वो अंश बहुत जल्दी सुनाना चाहूंगा। जयप्रकाश जी ने कहा कि हम जो देख रहे हैं वो बहुत आशाजनक है। और बोलते बोलते उन्होंने कहा कि इस समय
चारों तरफ जो माहौल है वो बहुत बड़े परिवर्तनों की तरफ इशारा कर रहा है। और इसको भाई शिवदयाल जी ने किताब बनाई है जो सेतु प्रकाश ने छापी, जयप्रकाश नारायण ज्ञान श्रृंखला। उसमें उन्होंने लिखा कि जयप्रकाश जी का उदाहरण दिया और कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सब मेरा दिवा स्वप्न है, उन लोगों से मैं किसी बहस में नहीं पढ़ूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि जिसने सपने देखने छोड़ दिए उससे क्रांति कभी नहीं हो सकती। क्रांतिकारी स्वप्नदर्शी नहीं होगा तो नए समाज की तस्वीर कहां से मिलेगी। संपूर्ण क्रांति की मेरी कल्पना का हो सकता है कोई मखौल उड़ाए। कुछ लोग भले यह कहकर हल्ला करें कि अव्यावहारिक आदमी का सपना है, की तानाशाही के कारण उल्टी पड़ गई और लोकन की मौत का कारण बन गई। तो चंडीगढ़ की नजरबंदी में पड़े मुझे लगता था कि देश में पड़ी इस भयानक विपत्ति के लिए लोग मुझे शाप न दे रहे हो। सभी जी हजूर कायर और बुजुर्ग मुझ पर हंसते न हो, कहते हो बड़े चले थे संपूर्ण क्रांति करने, आसमान के सितारे तोड़ने, लोग कैसे पड़े हैं अहदे मोहजन पर। फिर जयप्रकाश जी ने उसी डायरी में आगे लिखा, संपूर्ण क्रांति के बदले अब तो संपूर्ण प्रति क्रांति का घटस्फोट छा गया था। उल्लूक और गिरधर बड़े प्रसन्न थे, चारों ओर हुआ हुआ और हु की आवाज सुनाई पड़ती थी। तो उस वक्त भी मैंने अपनी जेल डायरी विश्वासपूर्वक लिखा था, रात चाहे कितनी ही अंधेरी हो प्रभात तो फूट कर ही रहता है। दुनिया में जो कुछ किया है सितारे तोड़ने वालों ने किया है, भले उसके लिए उनको प्राणों का मूल्य चुकाना पड़े। मुझे आशा है कम से कम कुछ लोग, खासकर कुछ युवक बंधु ऐसे होंगे जो मेरे प्रति और मैंने जो लक्ष्य सामने रखा था उसके प्रति अभी श्रद्धा खोए नहीं होंगे। वही देश के उज्जवल भविष्य की आशा होंगे। मेरी यह आशा और आशा सच्ची सिद्ध हुई, इसका मुझे आनंद है। संपूर्ण क्रांति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसी का सपना मैं आज भी देखता हूं। मैं उन सपनों को साकार करने वाले धुनी युवकों की तलाश में हूं। युवकों को मैंने संपूर्ण क्रांति की गाड़ी का इंजन कहा। युवा शक्ति में छात्र शक्ति भी शामिल है। का ही वो अपूर्ण जागरण था जिसने मुझे इस आंदोलन में खींच लिया। इसमें युवक ही आगे रहेंगे। युवकों में आदर्शों के प्रति कुर्बान होने का साहस होता है और खतरा उठाने की उमंग भी होती है। इसलिए मुझे वे नए मूल्यों के वाहक लगते हैं। सामाजिक कुरीतियों, छुआछूत, तिलक, दहेज, जाति भेद आदि के खिलाफ युवक संघर्ष कर सकते हैं। बहुत बड़ा काम बाकी है जिसे पूरा करने के लिए युवकों को संगठित रूप से आगे आना होगा। सामाजिक परिवर्तन गाड़ी जितनी तेज चलेगी, आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन उसी रफ्तार से उसके पीछे आएगा। इसके आगे जयप्रकाश जी ने कहा कि इस आंदोलन का स्वरूप संपूर्ण रूप से निर्दलीय करना चाहिए। युवक भी किसी राजनीतिक दल के साधन न बने। बिहार आंदोलन के अनुभव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि संपूर्ण क्रांति के उद्देश्यों के प्रति समर्पित युवकों का एक अनुशासित संगठन अत्यावश्यक है। एक ऐसा संगठन जो दलों के या उनके युवा संगठनों के दायरे में बंधा न हो, सत्ता में जाकर अपनी जगह बनाने की जिसकी लालसा न हो, और जो लोक शक्ति के जागरण संगठन में अपनी पूरी ताकत लगाना चाहता हो। बिहार में मैंने यह महसूस किया कि आंदोलन के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कराने के लिए मुझे उन संगठनों को निर्भर रहना पड़ा जिनकी दूरी निष्ठा है, एक संपूर्ण क्रांति के प्रति और दूसरी अपने संगठन के प्रति। इस स्थिति में मेरे हाथ पांव बन जाते हैं। इसलिए मैंने छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के नाम से एक सक्रिय भारतीय युवा संगठन बनाया। संपूर्ण क्रांति के विशेष सैनिकों की संगठित टोली के रूप में मैंने इस संगठन की कल्पना की है। संपूर्ण क्रांति में निष्ठा रखने वाले युवक युवती को मैं इस संगठन में शामिल होने का आह्वान करता हूँ। और आखिरी बात ये ध्यान में रखिए कि संपूर्ण क्रांति की लंबी लड़ाई के लिए नई शक्ति चाहिए। गांव से लेकर प्रदेश और देश तक नए नेतृत्व की जरूरत है। हर गांव, हर शहर, विद्यालय, हर कारखाने में ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए जो संपूर्ण क्रांति के मूल्यों को स्वीकार करते हो, लोकतंत्र और नागरिक सत्ता में निष्ठा रखते हो तथा संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर नया भारत बनाने में अपनी शक्ति लगाने को तैयार हो। गांव गांव में, हर गांव में कुछ 2-4 नौजवान से निकलने चाहिए तब एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो सकता है। इसलिए गांव गांव में और मोहल्ले मोहल्ले में जनता के बीच जाकर संपूर्ण क्रांति का विचार समझाना चाहिए। इस आंदोलन को गतिशील बनाए रखने के लिए लोक समितियां स्थापित होनी चाहिए। इनके मार्फत यह लोक आंदोलन सदैव चलता ही रहता है। मैं बराबर यह कहता आया हूं कि यह संपूर्ण क्रांति निरंतर क्रांति है। सच चलने वाली क्रांति कभी शुरू हुई कभी खत्म हुई ऐसा नहीं होगा। घर घर में क्रांति, व्यापक क्रांति और निरंतर क्रांति, यह संपूर्ण क्रांति की मेरी कल्पना है। लोग कहते हैं कि जयप्रकाश जी का जो सपना था उसका आधार
स्पष्ट नहीं था। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि अपने इतिहास के ज्ञान को ध्यान से रखें। संपूर्ण क्रांति के आह्वान के तुरंत बाद 5 जून 74 को जयप्रकाश जी ने जब ये कहा, तो उसके 8 महीने के बाद 6 मार्च 1975 को एक अधिकार पत्र विराट जन प्रदर्शन के जरिए लोकसभा के स्पीकर को दिया गया। 5 जून को उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और 9 महीने बाद मार्च में 75 में एक ज्ञापन दिया जिसमें कुछ सूत्र दिए गए। उसमें 7 सामाजिक आर्थिक अधिकारों की चर्चा थी। 7 सामाजिक आर्थिक अधिकार, 3 सुझाव दिए गए बेहतर लोकतंत्र के लिए, 11 सुझाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के, 11 सुझाव। आज चुनाव को लेकर बड़ी चिंता है, चुनाव कैसे सुधरेगा, इसमें दोष क्या है। इसको 1975 में जयप्रकाश नारायण ने राजनीति शास्त्रियों और राजनीतिक दलों की मदद से पहचाना था और 11 सुझाव दिए थे। शिक्षा को लेकर बड़ी चिंता है, उन्होंने 6 सुझाव शिक्षा के सुधार के लिए दिए थे और भ्रष्टाचार निर्मूलन के लिए 3 सुझाव दिए थे। 29 ठोस सुझावों से लैस संपूर्ण क्रांति अभियान मार्च तक अपनी तस्वीर पेश करने में सफल रहा था। इसके अलावा बिहार के नवनिर्माण के लिए जयप्रकाश जी ने एक समिति बनाई थी और उसने नए बिहार का निर्माण कैसे हो, उसको नव बिहार घोषणा पत्र का गया, मैनिफेस्टो फॉर न्यू बिहार। तो संपूर्ण क्रांति के तत्वों को पहचानने की जो लोग कोशिश करना चाहते हैं उनको ये 2 दस्तावेज पढ़ने चाहिए। एक तो 6 मार्च 1975 को दिया गया, 6 मार्च 1976 को दिया गया, 6 मार्च 1975 को दिया गया लोकसभा के स्पीकर को चार्टर और नव बिहार घोषणा पत्र। उन सुझावों को देखिए कि आज लागू किए जा सकते नहीं किए जा सकते हैं और तब बात को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को युग धर्म की पुकार कहा था, लेकिन इस काम को करने के लिए उनको समय कितना मिला। 8 अप्रैल 1974 को जयप्रकाश जी बिहार के आंदोलन के दमन के खिलाफ जनता के बीच में उतरे। उन्होंने 3 आग्रह किया, निर्दलीयता, अहिंसा और अनुशासन। उसका इतना असर पड़ा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, समाजवादी जनसभा, तरुण शांति सेना जैसे युवा संगठन से जुड़े लोग आंदोलन की अगुवाई में तो आए, लेकिन फिर उन्होंने जयप्रकाश जी के मार्गदर्शन में दलों की बजाय आंदोलन को प्राथमिकता दी और उसका विस्तार करने में जयप्रकाश जी के अनुशासन को माना। जहां तक अहिंसा की बात थी, विद्यार्थी आंदोलन का ये एक स्वभाव रहा कि जब नौजवान इकट्ठे होते थे, ढेरेबाजी करना, बस का शीशा तोड़ना, पुलिस से मारपीट करना, जिस अखबारों में खबर छपती थी आंदोलन पर ध्यान जाता था। जयप्रकाश जी ने ऐसा अनुशासन पैदा किया कि जब नवंबर में पटना में रैली हुई तो फुलेना राय नाम के एक नेता के घर से गोली चली, इंदिरा ब्रिगेड की तरफ से गोली चली, कुछ लोग घायल भी हुए। लेकिन जयप्रकाश जी ने सबसे कहा कि इस गुस्से से आप प्रभावित न हो और शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन को चलने दें, सभा को चलने दें, और वो ही हुआ। हम लोग इस बात को भी याद रखें कि कैलेंडर कैसा था। उन्होंने 5 जून को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और 3 से 5 नवंबर को बिहार बंद किया, 3 दिन का ऐतिहासिक बंद किया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने की तैयारी में बिहार बंद हुआ। 4 नवंबर को जयप्रकाश पर प्रहार हुआ सीआरपीएफ का। उनको बचाने में उदय नारायण जी मुजफ्फरपुर के, नानाजी देशमुख दिल्ली के, और ऐसे कई लोगों को चोटें आई। फिर 25-26 नवंबर को छात्र युवा सम्मेलन हुआ जिसमें मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। अरुण जेटली जिसके संयोजक बनाए गए, मनीष जानी जी गुजरात के, और कई लोग उड़ीसा के, बंगाल के उसमें आए। और राजनीतिक दल के सम्मेलन में सीपीआई और कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस का भी एक बड़ा हिस्सा, चंद्रशेखर, रामधन,
मोहन धारिया, कृष्णकांत के नेतृत्व में जयप्रकाश का समर्थन मिला और 6 मार्च को संसद का मार्च हुआ। तो 5 जून 1974 और 6 जून 1975 के बीच में करीब 9 महीने में उनको आंदोलन को फैलाने का मौका मिला। और उसके बाद फिर 12 जून से 26 जून के बीच में इतनी तेजी से घटनाक्रम चला कि जयप्रकाश जी तो लोक समितियां बनाना चाहते थे, लेकिन इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को खुद भ्रष्टाचार का दोषी पाया, उनके चुनाव को रद्द कर दिया 12 जून को। फिर दिल्ली में रैली हुई 25 जून को और 26 को इमरजेंसी लगा दी गई और जयप्रकाश जी के साथ देश भर के 1 लाख से ज्यादा लोग जेलों में कैद कर दिए गए। अखबार पर सेंसरशिप लगा दी गई। 26 संगठनों को आरएसएस और सीपीआई-एमएल के गुटों को लेकर के जोड़ करके 26 संगठनों को बैन कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। तो एक आंदोलन को चलने के लिए जितना समय चाहिए, उसको पकने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, वो नहीं मिला। लेकिन फिर भी जयप्रकाश जी ने एक जेल डायरी लिखी। उस जेल डायरी में संपूर्ण क्रांति के चिंतन को आगे बढ़ाया। तो मैं आपसे कहूंगा कि जिनको संपूर्ण क्रांति के अंतर्गत उपलब्ध समाधानों में दिलचस्पी है, वो जयप्रकाश जी के लेखन जो 8 खंडों में प्रोफेसर विमल प्रसाद जी ने संपादित किया है, उनकी जीवनी जो अजित भट्टाचार्य जी ने, सुजाता प्रसाद ने, सुधांशु रंजन जी ने लिखी है, कई जीवनियां उनकी लिखी हैं। और इमरजेंसी को लेकर के जो किताबें आई हैं, उनका अध्ययन करें तो बहुत सी बातें स्पष्ट होंगी। इसके साथ ही गांधी मार्ग में जयप्रकाश आंदोलन को लेकर, संपूर्ण क्रांति आंदोलन को लेकर बड़ी चर्चा चली है। पिछले 50 साल में कई बार कई विशेष लेख लिखे गए, उनका भी अध्ययन करना चाहिए। अब मैं ठोस समाधान की तरफ आपका इशारा करूंगा। सबसे बड़ा संकट चुनाव को लेकर के, लोकतंत्र ही हमारी आधारशिला है। लोकतांत्रिक आर्थिक नीतियां चाहिए, लोकतांत्रिक सामाजिक नीतियां चाहिए, लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण चाहिए। लेकिन वो चलेगा कैसे? वो चुनाव से जो लोग चुने जाएंगे उनको जिम्मा दिया जाएगा। और चुनाव पूरी तरह से करोड़पतियों का खेल हो गया है। चुनाव आयोग सरकार का एजेंट बन गया है। तो चुनाव सुधार को सबसे बड़ी प्राथमिकता देने की जरूरत है। आप कहेंगे चुनाव तो बुर्जुआ लोकतंत्र है, तो मार्क्सवादी पहले से जानते थे, इसे इतनी आशा क्यों करते हो? उसमें मैं आपसे कहूंगा कि मार्क्सवादियों को भी चुनाव में एक संभावना दिखाई पड़ी थी। नंबूद्रिपाद पहले मार्क्सवादी मुख्यमंत्री हुए, जिन्होंने चुनाव के मोर्चे पर बुर्जुआ पार्टियों को हराया था। और उसके बाद लगभग 30 साल ज्योति बसु के नेतृत्व में, बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक वामपंथी सरकार बंगाल में रही और नंबूद्रिपाद से लेकर के विजयन तक मार्क्सवादी सरकार केरल में रही। समाजवादी की सरकार बनी और आरएसएस की सरकार भी बनी। तो चुनाव में संभावना है। जो मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में कहा वो आखिरी फैसला नहीं हो सकता। लेकिन चुनाव अगर उचित तरीके से नहीं होगा, चुनाव अगर करोड़पतियों का खेल हो जाएगा, तब चुनाव से कुछ नहीं निकलेगा। आज हमारा चुनाव ऐसा ही हो गया, इसको कहते हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। लेकिन राजनीतिक चुनाव सुधार किए बगैर हम अपने को एक गहरे संकट में डाल देंगे। जैसे किसी ने कहा कि जो इमरजेंसी तब थी 1975, 76 में, 77 में, और जो हालात अब है उसमें कई समानताएं हैं। समानता क्या है? समानता यह है कि आप सत्ता का विरोध नहीं कर सकते। तब तो सत्ता का विरोध करने वाले सीधे जेल में डाल देते थे। अब सत्ता का विरोध करने वालों को और सूझबूझ के साथ ही संभाला जाता है, उसको आतंकित किया जाता है। नतीजा यह है कि देश में भय का माहौल है और कोई भी शासन भय पर ज्यादा चल नहीं सकता। ये शासन नहीं चले, लेकिन अभी जब तक चलेगा तब तक चलेगा। इमरजेंसी 19 महीने तो चली ही, 21 महीने चली। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का सारांश ये था कि एक लंबी प्रक्रिया है, बुनियादी बदलाव का आह्वान है, जिसे परिवार और गांव से लेकर के देश तक को बदलना है। लेकिन इसकी आधारशिला चुनाव सुधार है। इसका आधार शक्ति युवाओं का आदर्शवाद है। इस पर आपको सोचना चाहिए। अभी ये जो जंतर मंतर पर अनशन हो रहा है, ये युवकों के भरोसे हो रहा है।
सोनम वांगचुक जैसा एक वरिष्ठ मर्यादित राष्ट्र नायक जरूर इसमें शामिल है, लेकिन आधार युवा शक्ति की बेचैनी का है, युवाओं के भविष्यहीनता का है। जयप्रकाश जी ने इस बात को 1975 में बताया था। किसान भी लड़ रहे हैं, किसानों ने 1 साल धरना दिया, किसानों की लड़ने की क्षमता ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसान उस आशा को नहीं पैदा कर पाया जो कॉकरोच जनता पार्टी ने पैदा कर दिया। इससे मजदूर लड़ रहे हैं, मजदूरों की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मजदूरों का और किसानों की एकता का माहौल नहीं बन पा रहा है, मजदूरों और मध्यम वर्ग का माहौल नहीं बन पा रहा है, और मजदूर हड़ताल के बावजूद देश का ध्यान नहीं खींच पा रहे। तो हमारा आशा का केंद्र चुनाव सुधार है, और हमारी आशा का आधार सर्वकारी युवक शक्ति है। और आप देख रहे हैं कि युवाओं में जो लोग छात्रवाद संघर्ष वाहिनी में आए, सत्ता के क्षेत्र के बदलने के कारण उनको अपनी आशाएं पूरी होती नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन उन्होंने निजी जीवन में जातियों से ऊपर उठ के विवाह किए, तिलक और दहेज से दूर गए, जनेऊ से दूर गए, सांप्रदायिकता से दूर गए। मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन दाल में नमक की तरह से। ये हमारे आंदोलन की उपलब्धियां हैं, लेकिन उनका व्यापक आधार नहीं बन पाया, इसको देखना पड़ेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है सत्ता का आकर्षण। ये बड़े चिंतकों ने कहा है कि हम सामान्य लोग बुनियादी बदलाव के लिए त्याग करने की बजाय राहत के रास्ते खोजते हैं। आज 80 करोड़ लोग भुखमरी कगार पर हैं, इनको जो हर 15 दिन पर 5 किलो दाल, गेहूं, चावल, तेल मिल रहा है, वो उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है। बिहार के चुनाव हुए, चुनाव के ठीक पहले महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर 10,000 रुपया हर औरत को दिया गया। किसानों की मदद की राशि, किसान की दाम नीति नहीं ठीक कर रहे हैं, लेकिन हर 3 महीने पर कुछ हजार रुपए हर किसान के खाते में जमा हो रहा है। ये राहत की राजनीति है। इसके बदले में अडानी और अंबानी ने कई 100% मुनाफा कमाया है, और ये खुला लूट का, खुला दबंगई का माहौल बनाया है। लेकिन लोग इस पर बहुत परेशान नहीं हैं, क्योंकि उनको राहत मिल रही है। लेकिन हमको बदलाव का रास्ता इसी में से निकालना पड़ेगा। जो लोगों के लिए संभव है, उसी में से आदर्श परिस्थितियां पैदा करनी पड़ेंगी। तो मैं अपनी बात को समेटते हुए, क्योंकि करीब 8:10 में बोलना मैंने शुरू किया था, 8:12 पर 8:46 हो रहा है, मैं आपसे आखिर में 3 बातें कहूंगा। नंबर 1, देश के सामने बहुत गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां हमें बुनियादी बदलाव के लिए प्रेरित कर रही हैं। इन बुनियादी बदलाव का जो रास्ता था वो बंद हो चुका है। मार्क्सवाद का रास्ता, गांधी का रास्ता, अंबेडकर का रास्ता, माओ का रास्ता। जयप्रकाश जी ने कहा था कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान की विशाल सभा में बोलते हुए सहज ही मेरे मुंह से पहली बार संपूर्ण क्रांति शब्द निकल पड़े थे। उस दिन मैंने कहा था कि यह आंदोलन छात्र संघर्ष समिति की मात्र 10-12 मांगों की पूर्ति के लिए ही नहीं, यह संपूर्ण क्रांति की शुरुआत है। इसके उद्देश्य बहुत दूरगामी है। भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक और सुदृढ़ बनाना, जनता का सच्चा राज कायम करना, समाज में अन्याय शोषण आदि का अंत करना, एक नैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्रांति करना, नया बिहार बनाना, अंततः नया भारत बनाना है। यह बड़ा कठिन काम है, परंतु करना ही है, क्योंकि यह युग धर्म की पुकार है। ये जयप्रकाश जी ने 5 जून 1974 को कहा था। इसमें मुझे एक समानांतर प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने संपूर्ण आजादी की बात की थी, और इसको लेकर के बड़ा विवाद चला था। 1928-29 में ये मांग रखी गई नेताजी सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि कांग्रेस का लक्ष्य क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण आजादी, टोटल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसी के समानांतर लोकतांत्रिक क्रांति से गुजरते हुए भारत के लोग जब 1975 में हताश हो रहे थे, दिशाहीन हो रहे थे, तो जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार के मुसहरी में जो अध्ययन किया 1.5 साल रह करके, और उसके बाद सर्वोदय आंदोलन की समीक्षा की, दलों की हालत देखी, इंदिरा गांधी का
सर्वशक्तिमान रूप देखा, जिसने बांग्लादेश को तो बनाया, पाकिस्तान को तोड़ दिया, लेकिन भारतीय समाज के नवनिर्माण के लिए ज्यादा नहीं कर पाया। तो दूसरी बात यह है, ये जो संपूर्ण क्रांति का सपना है, ये एक वक्ती समाधान नहीं था, ये एक दीर्घकालीन सपना, एक सपना दिखाया जयप्रकाश नारायण जी ने, और वो सपना हमें आज प्रेरित करता है कि पैबंद करके मामूली सुधार करके चीजें नहीं बदलेंगी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं बदलेगी, हमें बुनियादी बदलाव करने पड़ेंगे, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, और उस क्रांति को करने के लिए नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात यह है जो गांधी से हमने सीखी कि एक समय में एक कदम काफी है। कोई भी आंदोलन आखिरी आंदोलन नहीं होगा। इन आंदोलन का महत्व इस बात में है कि ये बुनियादी बदलाव को शुरू करेगा कि नहीं करेगा। आज शिक्षा पर अगर हमने उंगली रख दी, चुनाव के भ्रष्टाचार पर उंगली रख दी, तो आप समझ लीजिए कि घाव आपने देख लिया, रोग को आपने पहचान लिया, और उसका सुधार करते समय पूंजीवाद से लड़ना पड़ेगा, क्रोनी कैपिटलिज्म से लड़ना पड़ेगा, जातिवाद से लड़ना पड़ेगा, सांप्रदायिकता से लड़ना पड़ेगा, और लड़ने का रास्ता शांतिपूर्ण निर्दलीय होगा। दलों के आधार पर नव निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन दलों की भी भूमिका होगी। तो ये बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने का समय है। मैं रामचंद्र जी को धन्यवाद देता हूं कि आपके आह्वान पर इस समय लगभग देश के हर हिस्से से लोग आए हुए हैं, 45 लोग हैं, और मैं चेहरा जो देख पा रहा हूं तो सब आंदोलनकारी लोग हैं, गंभीर लोग हैं। उनके संवाद हो, उनके सवाल उठें, उन सवालों का जहां तक मेरी क्षमता हो मैं उत्तर दे सकूं, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी, आपने काफी विस्तार से और गंभीरता से दोनों इसको एक संपूर्ण विचार के रूप में प्रस्तुत किया, और इस संदर्भ में ये चर्चा आज खत्म नहीं होने वाली है, इसको हमको आगे बढ़ाना है, और हम चाहेंगे कि आपको हम फिर दोबारा भी बुलाएं। यदि कोई साथी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या टिप्पणी करना चाहते हैं तो वो कृपया हाथ उठाकर कहें, लेकिन प्रश्न संक्षेप में हो, एक साथ कई प्रश्न न हो। धन्यवाद। एक हेलो, मैं कुंज बिहारी बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मेरे सामने एक सवाल है कि आजकल डिबेट में ये आता है कि जयप्रकाश नारायण ने फासिस्ट, अपने संघ फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ, ये उदाहरण दिया है, तो क्या ये सत्य है? इस पे आनंद जी बोले तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। इसमें मैं श्री कुमार प्रशांत, जो जयप्रकाश जी के साथ आंदोलन के अगुवाई में थे, तरुण शांति सेना के नायक थे, उन्होंने एक लेख लिखा जो मार्च अप्रैल 2022 को गांधी मार्ग में छपा। उसमें उन्होंने लिखा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। फिरोज शाह कोटला के पास वाले स्टेडियम में जनसंघ का अधिवेशन था। एकदम खचाखच भरी उपस्थिति थी। 5 मार्च 1975 की बात। आंदोलन के नारों से माहौल गूंज रहा था। मंच पर बिहार आंदोलन का घोषवाक्य दिनकर जी की पंक्ति में पार्श्व में लिखा था, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जयप्रकाश ने उस पार्श्व को गौर से देखा। मंच पर आज से आधी उम्र के अटल जी, आडवाणी जी, राजमाता नाना जी आदि बैठे थे, और जयप्रकाश जनता आती है का मतलब समझा रहे थे। पहले उन्होंने अपना आंदोलन समझाया, संगठन के जनसंघ के संगठन और उसके अनुशासन की प्रशंसा की, जनसंघ की सोच और कार्यप्रणाली की सीमाएं बताई, और फिर यह जवाब दिया जिसकी वो पिछली रात खोज कर रहे थे। उन्होंने कहा, इंदिरा जी ने जनसंघ को फासिस्ट कहा है। क्यों है फासिस्ट? इसलिए कि इंदिरा जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस आंदोलन के साथ हैं। इंदिरा जी जानती है, सबको पता है कि आंदोलन कैसा चल रहा है, क्या बात है इसके पीछे। आंदोलन के अपने कार्यक्रम है, घोषित कार्यक्रम में छिपे हुए नहीं है। क्या यह फासिज्म है? जन आंदोलन में सब कुछ जाहिर होता है। हम तो गांधी जी के तरीकों को मानने वाले हैं। मैं तो गांधी जी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन उनकी दिशा में चल रहा हूँ। जयप्रकाश जी ने आगे कहा, तो उनके बताए रास्ते पर चलने पर फासिज्म क्या होगा, इंदिरा जी बताएं। खुला हुआ कार्यक्रम है हमारा, यह जनसंघ का आंदोलन नहीं है।
किसी एक पार्टी का आंदोलन नहीं है कि उनका नजरिया, उनका सिद्धांत आप इस आंदोलन से जोड़ते। कई पार्टियां हैं लेकिन इन सबकी सम्मिलित ताकत से भी बड़ा आंदोलन है। यह जो अपने घोषित कार्यक्रमों द्वारा अपनी घोषित मंजिल की तरफ जा रहा है, जनसंघ है इसमें लेकिन बंधा है इस आंदोलन के अनुशासन से। इससे बाहर जाकर किसी को कुछ करने की इजाजत नहीं है। जब तक ये पार्टियां जनसंघ आंदोलन के साथ है तब तक इसके अनुशासन से बाहर नहीं जा सकती। फिर भी इंदिरा जी कहते हैं कि फाशिस्ट हैं। कैसे फाशिस्ट हो गए ये? इसलिए कि आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, आप चाटुकारिता नहीं करते हैं। तो लड़ाई तो लड़कों ने छेड़ी है, मुझे अपना नेता बनाया, तो इस लड़ाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो इंदिरा जी के जो फाशिस्ट करना चाहती हैं कहें, उनके कहने से न तो मैं फाशिस्ट हो जाऊंगा न आंदोलन खत्म हो जाएगा। और आखिर में सुनेगा लड़ाई तो है और चल रही है, मैं कहना चाहता हूँ लड़ाई लड़ने के कारण अगर जनसंघ फाशिस्ट है तो मैं भी फाशिस्ट हूँ। बस तालियों के शोर में सब कुछ डूब गया। आंदोलन के नेता जयप्रकाश ने खुद को दांव पर लगा दिया। तो साथियों ये माहौल था, ये बात थी। और फिर उसके आगे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी 28 अगस्त 1976 को बिहार के साथियों के नाम। अपने आंदोलन का विहंगावलोकन करते हुए जयप्रकाश ने लिखा कि अपने संपूर्ण पंथ के आंदोलन में उन्हें आरएसएस जनसंघ को शामिल करके मैंने उनको डीकम्युनलाइज करने की कोशिश की, उनको असांप्रदायिक बनाने की कोशिश की। सर्वधर्म समभाव के, जिसे अंग्रेजी में सेकुलरिज्म कहते हैं, आदर्श को इस आंदोलन की ओर से एक बड़ी देन मिली। इसे कोई भी तरह से स्वीकार करेगा। जनसंघ और आरएसएस को संपूर्ण क्रांति के सेकुलर आंदोलन शरीक कर मैंने सेकुलरिज्म की बुनियाद को मजबूत बनाने की कोशिश की। असंप्रदायवाद को मजबूत बनाने की आज तक जो कोशिशें हुई हैं, मेरी उस कोशिशों से भिन्न है और मैं मानता हूं कि मेरी यह कोशिश अधिक रचनात्मक है। इसके बाद कुमार प्रशांत ने आगे लिखा, जयप्रकाश अपनी उस रचनात्मक कोशिश में कितने सफल हुए, जवाब भाजपा और संघ परिवार को देना है। गांधी जयप्रकाश इतने सफल हुए कि जयप्रकाश की दिशा ही बदल गई। गांधी का कटु विरोधी गांधी सबसे बड़ा प्रखर प्रवक्ता बन गया। भाजपा और जनसंघ परिवार के सामने इतिहास के इन पन्नों को खोलने का एक ही प्रयोजन है कि वे जान सके जाने अनजाने इतिहास ने जयप्रकाश के कंधे पर एक दायित्व धर दिया था। इतिहास बनाने वाले ऐसे खेल खेलते रहते। संघ परिवार चाहे तो इतिहास के इस दायित्व को अपने कंधों में झटक कर गिरा सकता है। इस बारे में दो पक्की धारणा है। एक मानती संघ परिवार ने ऐसा कोई दायित्व लिया ही नहीं था कभी। दूसरी मानती उस वक्त परिस्थितिवश जो दायित्व आन पड़ा था, जो संघ परिवार ने राजनीतिक परिस्थिति बदलती तुरंत उतार फेंका। कुछ मेरे जैसे भी हैं जो मानते हैं ये दायित्व संघ परिवार पर है और कई स्थलों पर इसे उसका एहसास भी है, लेकिन वे इस दायित्व को संभालने लड़खड़ाते जा रहे हैं। लड़खड़ा व्यक्ति या तो बोझ को उतार फेंकता है या फिर ठीक से पांव जमा कर उसे संभाल लेता है। संभालने की कोशिश की जाए तो क्या है जो संभाला नहीं सके, तो संघ परिवार क्या करेगा? ये परिस्थिति है साथी। ये हमारे कुछ दोस्त हैं जो इंदिरा जी का समर्थन नहीं कर सकते, इमरजेंसी की तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन जयप्रकाश को आरएसएस को सत्ताधारी बनाने में सहयोगी देने का दावा करके, आरोप लगा करके इस पूरे प्रसंग को नई दिशा नई में मोड़ना चाहते हैं। जयप्रकाश जी ने जो कहा फाशिस्ट वाला, उसका संदर्भ है। धन्यवाद कुंज भाई। और कोई सर? बोलो अजय, क्या हाल है? हाँ बोलिए। ठीक है सर, प्रणाम सर। खुश रहिए। आप लखनऊ में ठीक चल रहे हैं? हाँ सर, जी बहुत अच्छा सर। बस एक क्विक रिस्पांस सर चाहते हैं, बहुत विस्तृत में नहीं, कि आप लोगों के समय जब आदरणीय जेपी जी के नेतृत्व में जब या उसके पहले एक भूमिका बन रही थी छात्रों की गुजरात से, और आसाम का एग्जाम्पल हमने देखा कि बहुत बड़ा बदलाव कर दिया उन्होंने। और ये सर इस समय इतनी समस्याएं हैं युवाओं के सामने और शिक्षा के सामने, शैक्षणिक परिसरों में खासकर, तो मैं देखता हूं कि एक नॉर्थ इंडिया में एक उदासी सी है, मतलब तमाम तरह के संगठन आंदोलनों के बावजूद। तो इस तरह की क्या कारण रहा है कि कोई एक सामूहिक एक ताकत बन के युवा नहीं आ पाए? बीच में प्रयास जरूर हुए लेकिन कभी वो एक बड़े बदलाव की तरफ जाते हुए नहीं दिखे। तो मैं सर इस पे बहुत अच्छा सवाल है अजय जी। अजय जी हमारे साथी रहे हैं शिमला में और बड़े हम लोग इनसे बड़ी आशा है क्योंकि ये दलित आंदोलन पर काम कर रहे हैं और उत्तर भारत के दलित आंदोलन में बहुत कम अध्ययन हुआ है। इनका सवाल ये है कि उत्तर भारत के नौजवानों में उदासीनता है। इसका कारण क्या है? मैं उत्तर भारत के विद्यार्थी आंदोलन की पैदावार रहा हूँ। मैं 1975-74 में जेपी आंदोलन का कार्यकर्ता था। उससे पहले 1971-72 में समाजवादी जनसेवा के नाते बीएचयू का प्रेसिडेंट था। और उस समय बड़ी दिशाहीनता थी क्योंकि बिहार कांग्रेसवाद खत्म हो चुका था, सरकारें गिर गई थी। 1971 के चुनाव में कांग्रेस वापस आ गई थी और बहुत से लोग जो कांग्रेस के खिलाफ निकले थे, चौधरी चरण सिंह, बीजू पटनायक, वो भी दिशाहीन हो गए थे। और नौजवान
अंग्रेजी हटाओ आंदोलन से जो आशा बंधी थी उससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ, तो वो भी दुखी था। लेकिन तब जयप्रकाश जी उस अंधेरे में एक प्रकाश की तरह से दिखाई पड़े। कैसे परिस्थितियां बदलती हैं, कैसे निराशा आशा में बदलती है, इसका अपना विज्ञान बनाना बड़ा जरूरी है। समाजशास्त्री राजनीतिशास्त्री इसको देखते हैं। अभी जो परिस्थितियां हो रही हैं, देखिए एक बयान आया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आरटीआई के लोग हैं, कॉकरोच हैं, इस पर अमेरिका में बैठे एक हताश लड़के ने एक कार्टूनी मजाक लिख दिया, अच्छा हम लोग कॉकरोच हैं, हम लोग पार्टी बनाएंगे। और फिर वो अमेरिका से, बोस्टन से दिल्ली चला आया, फिर वो लखनऊ गया, अमृतसर गया, पुणे गया, और जहां जा रहा है वहां हजारों लोग उसके इकट्ठा हो रहे हैं। तो अब इसमें से कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन असंतोष तो है, इसमें कोई शक नहीं। किसानों का असंतोष अपनी जगह पर है। नॉर्थ ईस्ट में, लद्दाख में, आदिवासी इलाकों में बगावत का रोज समाचार आ रहा है। लेकिन जब तक विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी और युवा संगठित नहीं होंगे, सक्रिय नहीं होंगे, तब तक कोई आशा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन विश्वविद्यालयों का अपना एक संकट हो गया, दिशाहीनता हो गई है। फिर भी आप एक भी ऐसा प्रदेश नहीं बताएंगे जहां पर संतोष है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो। कब इसका एक सिलसिला बनेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस समय मैं, जिसको थोड़ा बहुत अनुभव है, करीब 50 साल का सक्रिय राजनीति और सामाजिक आंदोलनों का, वो समाजशास्त्री के नाते कह सकता है कि कब कहां से लहर बनेगी कहना मुश्किल है, लेकिन लहर तो बनेगी, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद सर। जी नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया से। बोलिए ओम जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मेरा सवाल ये है, और ये अक्सर होता है किसी भी मूवमेंट के बाद में, कि जो भी फोर्सेस इन्वॉल्व हुई जयप्रकाश मूवमेंट में, वो मूवमेंट के खत्म होने के बाद में जहाँ कहीं भी सत्ता में आई या जहाँ कहीं भी पावर में रही, उन्होंने जेपी मूवमेंट के जो मूलभूत सिद्धांत थे उस पे काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने सत्ता में आने का एक जरिया ढूंढ लिया। या मैं ये कहूँ कि जेपी मूवमेंट का वही हश्र हुआ जो अन्ना मूवमेंट का हुआ। उनको यूज करके बीजेपी पावर में आई और अरविंद जी पावर में आए, बट जो फंडामेंटल कॉज के लिए मूवमेंट खड़ा हुआ था उस पर किसी ने काम नहीं किया। ये आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन ये सवाल आंदोलनों के आदर्शवादी तबके द्वारा हर आंदोलन पर लगाया जाता है। देखिए, रूस में क्रांति हुई, बहुत जबरदस्त क्रांति हुई, लेकिन रूस का एक क्रांति का नायक था ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्कीवादी, मार्क्सवादी आज भी ये मानते हैं कि स्टालिन ने क्रांति को दिशाहीन किया, उसको अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया, अपने सहयोगियों को फांसी पर चढ़ा दिया और क्रांति दिशाहीन हो। गांधीवादी आंदोलन के समर्थक ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो सपने देखे गए थे उसको नेहरू पटेल ने मिल करके भुला दिया और सत्ता के लिए बहुत से समझौते किए, इसमें भारत के बंटवारे से लेकर के और सांप्रदायिक ताकतों को बर्दाश्त करने तक सब चलता रहा। माओवादी लोग ये कहते हैं कि मार्क्सवादियों ने बंगाल में सरकार में आंदोलन के लिए माहौल बना, आंदोलन हुआ, सफल हुआ, चुनाव ज्योति बसु जीते, उसके बाद फिर वो पूंजीवाद की सेवा में लग गया। तो हर आंदोलन का एक आदर्शवादी पक्ष होता है जो आंदोलन की निंदा करता है, लेकिन आंदोलन भी सच है और आंदोलन के अनुयायियों द्वारा समझौता करना भी सच है। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों ने बाबा साहब के जाने के बाद कांग्रेस में प्रवेश किया और बाबा साहब का जो सपना था वो अधूरा रह गया। इनसे बाबा साहब के सपने कमजोर नहीं हुए। एक नई पीढ़ी आई, काशीराम जी आए, मायावती जी आई, और मायावती जी की कुछ लोग आलोचना करते कि उन्होंने समझौता कर लिया। तो आदर्शों का अपना एक आकर्षण होता है, नई पीढ़ी उसके साथ जुड़ती है और पुरानी पीढ़ी के जो समझौते हैं, जो पाप है, जो असफलताएं हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। तो स्वराज का जो सपना था उसको आधा अधूरा पूरा किया गया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अंग्रेजी राज के समर्थक हम हो गए। वर्ग विहीन समाज बनाने का जो सपना था उसके हम समर्थक हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम मार्क्सवादियों की आलोचना करते हुए
आरएसएस के या पूंजीवादियों के समर्थक हो गए। तो आज भी अन्ना आंदोलन का तो मैं कार्यकर्ता था, चुनाव भी लड़ा था। वहां उस समय जो विकल्प थे उसमें जनता को जो बेहतर विकल्प लगा उसको उन्होंने चुना। इसका यह मतलब नहीं कि जनता उनकी गुलाम हो गई। कांग्रेस के हटाने के बाद बीजेपी अगर जीती, अन्ना आंदोलन के उम्मीदवार हारे, मेधा पाटकर हारी, राजमोहन गांधी हारे, योगेंद्र यादव हारे, तो ये मतलब नहीं कि जनता उनको नापसंद करती है, लेकिन जो मौका था उस मौके में बीजेपी के उम्मीदवार ज्यादा थे, उनकी तैयारी ज्यादा थी, तो उनको मदद ज्यादा हो गई। लेकिन बीजेपी अगर इसी भरोसे बैठी रही, जनता उनकी गुलाम हो गई है, उनके खिलाफ बगावत नहीं होगी, तो अयोध्या के राम मंदिर से लेकर के जंतर मंतर तक घूम आवे, अपने आप उनका भ्रम दूर हो जाएगा। धन्यवाद ओम जी। मैं सुधीर बोलता हूँ। हाँ सुधीर जी, नमस्कार। नमस्कार आनंद जी, जो आपने संपूर्ण क्रांति की बात करी और उसके बाद जो सारी बात एक कुल मिला के ये आया कि क्रांति होती है, बदलाव होता है, लेकिन लोग सत्ता की ओर चले जाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो बदलाव नहीं हुआ होता है। ये इस बैकग्राउंड को लेके मैं कुछ बताना चाहूँगा, जो कि विस्तार में अगली मीटिंग्स में जब डिस्कशन होगा तो उसमें करेंगे। बताना मैं ये चाहूँगा कि इसी बात को लेके, और पूरे विश्व में ये हो रहा है, कई आपने भी कई उदाहरण दे दिए जगह जगह के, कि इंसान अगर साथ साथ बदलेगा और वो समाज की जिम्मेदारी लेगा और उसमें वो सत्ता की भावना नहीं होगी और उसके जो पहले की इंस्पिरेशन है वो टिकेगी, तभी एक परमानेंट चेंज आएगा और इंसान एक अलग लेवल पे आएगा। अब ये कैसे हो, इसकी शुरुआत सिलो ने 1960 के दशक में करी और वहां से मानवतावादी आंदोलन पैदा हुआ, जिसने 100 देशों में, 100 से ज्यादा देशों में अपनी गतिविधियां करके पहला एक बेस बनाया कि हम अपने आप को और समाज को एक साथ कैसे बदलें। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब हम अपने आप को बदलेंगे तो फिर हम गांधी या उस तरह के परमानेंट लोग बन जाएंगे जो समाज को बदलते हुए, सत्ता में आते हुए भी सत्ता के लोभ में नहीं पड़ेंगे और उस इंस्पिरेशन के आगे चलेंगे। तो ये काम दुनिया में हो रहा है। आज इतना समय नहीं है, तो हम आगे के जो हमारे डिस्कशन होंगे उसमें हम इसके बारे में और बात करेंगे कि वो अपना परिवर्तन और समाज का परिवर्तन एक साथ कैसे किया जाए। और अगर हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसमें अगली मीटिंग तक एक डिस्कशन शुरू होता है, तो मैं वहां पर भी इसके बारे में शेयर करूंगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सुधीर जी ने सिलो जी का जिक्र किया, जो अर्जेंटीना में तानाशाही के खिलाफ लड़े और उनका 100 देशों से ज्यादा देशों में आज अनुकरण हो रहा है और मानवतावादी विकल्पों की बात करते हैं। धन्यवाद सुधीर जी। ठीक, प्रतीक जी कुछ बोलना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर, मैं प्रतीक हूँ। आनंद सर से फोन पे बात हुई है कई बार और मुलाकात भी हुई है। मैं नमस्ते प्रतीक। समाजवादी आंदोलन पे काम करता हूँ, सोशलिस्टों पे। सर मेरा सवाल ये था कि अगर जैसे चुनाव जो इलेक्शन सिस्टम है और जो मैनिपुलेशन है, अगर आज वो एक इतना बड़ा इशू बन गया है, तो क्या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे परिस्थिति उस तरह की बन रही है जहाँ पे पार्टियां का, जितना भी पार्टियों का रोल हो, कि क्या वो किसी तरह के नॉन कोऑपरेशन जैसे मूवमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, चाहे वो चुनाव का बॉयकॉट हो, चाहे वो किसी और तरह से असहयोग हो? क्या उस तरफ परिस्थितियां जाती हुई आपको दिख रही हैं? देखिए प्रतीक जी, अगर समाज में इसका आग्रह होगा तो उसकी तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। 1937 में कांग्रेस के लोगों ने चुनाव लड़ा और 9 राज्यों में जीते 1937 में। 1939 में गांधी जी ने कहा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करना पड़ेगा, इस्तीफा दे दिया। कुछ लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ लोग विधायक बने रहे, कुछ लोग जेलों में चले गए, सीधे सरकार चलाते चले जेल चले गए 1940 में। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पैदा हो गया। तो 1937 में चुनाववादी, 1940 में सत्याग्रहवादी, 1940 में भारत छोड़ोवादी बनना, ये सब 5 साल के फासले में हो गया, 4 साल के फासले में हो गया। आज जो लोग सांप्रदायिकता से परेशान हैं, आज जो लोग पूंजीवाद से परेशान हैं, आज जो लोग देश के बिखरने से परेशान हैं, मणिपुर से परेशान हैं, लद्दाख से परेशान हैं, वो लोग इस चुनाव में ज्यादा यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन जो लोग अभी भी चुनाव में उम्मीद रखते हैं, उत्तर प्रदेश के समाजवादी हैं, वो नंबर 2 पार्टी है, उनको यकीन है कि हम जीतेंगे। या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस है,
उनको लगता है कि राहुल गांधी का आकर्षण बढ़ रहा है, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, तो उनको अपने अनुभवों से गुजरने दीजिए। हमारे कहने से बच्चा दूध के कटोरे की तरफ से हाथ नहीं हटाएगा, वो तो दूध तुरंत पीना, जब उसका मुंह जलेगा तब वो रोता हुआ माँ की गोद में आएगा कि माँ हमारा मुंह जल गया, हमको दवाई लगाओ, और हम इस दूध को कभी नहीं पिएंगे। वो कसम खा लें कभी नहीं पिएंगे, फिर दूध ठंडा हो जाएगा तो पिएगा। तो हम लोग ऐसे ही होते हैं, हम लोग हमारे आपके कहने, देखिए इमरजेंसी के खिलाफ जब आंदोलन चला तो शुरू के 6 महीने कहीं कोई बोलता नहीं था, डर के मारे रिश्तेदारों ने भी दरवाजे बंद कर दिए थे। 1975 26 जून के बाद 6 महीने जयप्रकाश जेल में थे। लेकिन जब नसबंदी होने लगी, गरीबों की बस्तियों पर हमला होने लगा, 4000 बस्तियां उजाड़ दी गई, जामा मस्जिद से लेकर के और भागलपुर तक, तब लोगों ने जनता ने फिर नेता का इंतजार नहीं किया। जॉर्ज फर्नांडिस जेल में थे, उनको मुजफ्फरपुर से कई लाख वोट से जिता दिया। रामविलास पासवान ने दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया। तो जब पलटेगी, जब बाढ़ आती है तब फिर बड़े बड़े भवन उखड़ जाते हैं, लेकिन जब तक बाढ़ नहीं है तब तक आप कहते रहिए बाढ़ आएगी, कोई नहीं मानेगा। तो अभी जो हम आप कर रहे हैं, राम शरण जी कर रहे हैं, इसको लोग याद करेंगे आज से 6 महीने बाद। लेकिन जब 6 महीने बाद तूफान आएगा तो हम लोग को इंतजार थोड़ी करेगा कि हम उनसे कहेंगे ऐसे करो ऐसे करो, वो अपने आप विकल्प के निर्माण में लग जाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर रजिया पटेल से मैं आग्रह करूंगा कुछ बोले। रजिया जी। रजिया जी ने हाथ उठाया था। हाँ, श्रीकांत जी नमस्ते। आनंद जी, आपके बनाए आंदोलन का मैं चर्चा कर रहा हूँ, आपके बिना बोले बात अधूरी रह जाएगी। नहीं, अभी तो वक्त कम है और आपका सुनने के बाद तो पूरी तरह से सवाल तो कुछ नहीं है मन में। पहले श्रीकांत जी बोलना चाहते हैं। ठीक है, श्रीकांत जी बोलिए। हाँ, मैं और रजिया एक ही इस पे से ज्वाइन किए हुए हैं। आप आनंद जी लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान को संचालित कर रहे हैं पूरे भारत में, बहुत अच्छी चीज है। हम भी वहाँ पे शामिल होते हैं उसके अलग अलग चीजों में। मुझे लगता है कि जो सीजेपी का आंदोलन चला है कॉकरोच वाला, इसकी एक बहुत अच्छी चीज ये है कि जो प्रकाश जी बोलते थे धुनी युवकों की तलाश में हूँ 77 में, जिसमें हम लोग आए आंदोलन में, आज ये धुनी युवक इनके रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है यहाँ पे युवकों का नेतृत्व एक आंदोलन को चला रहा है लीडरलेस काइंड ऑफ सिचुएशन से। तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान ने उनके मंच पे जाके उनको सपोर्ट देना चाहिए। ये हो सकता है क्या? आपको इसके बारे में आपका आकलन क्या है? आप इसमें इनिशिएटिव ले सकते हैं क्या? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के शशि शेखर जी इस मीटिंग में भी मौजूद हैं, दीपक ढलोकिया जी जो इस मीटिंग में मौजूद हैं, इन लोगों ने जाके सोनम वांगचुक जी को अपना समर्थन दिया है। एक और मंच है समाजवादी समागम, उसने एक पर्चा बनाया है और 12 चिट्ठियां हम लोगों ने प्रधानमंत्री को लिखी। इसमें एक चिट्ठी तो पर्चे के लीक को लेकर के है, वो 12 चिट्ठियां अभी रणधीर जी बहुत जल्दी सोशल मीडिया में डालेंगे और हम लोग इसके पूरे समर्थन में हैं। हम लोग ये नहीं मानते कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से भारत बच जाएगा, लेकिन ये मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से गैर जिम्मेदारी से शासन चलाना, उत्तरदायित्व विहीन सत्ता संचालन, इसको सजा मिलेगी। इसलिए हम इसके साथ हैं। एक कदम एक समय में उठाना जरूरी है। जैसे सोनम वांगचुक का अनशन है, उसका हम समर्थन करें और उसके आगे चलें, उसके आगे देखें। तो ये जो आंदोलन चल रहा है ये बहुत स्वागत योग्य है। इसमें से जयप्रकाश नहीं पैदा हुए हैं, इसमें गांधी नहीं है, इसमें लोहिया नहीं है, इसमें अम्बेडकर नहीं, लेकिन ये सोनम वांगचुक है और ये जो दीपके है ये ही आज की आशा के आधार हैं। और इससे आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को जो अपने पास हमारे अनुभव की पूंजी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो किंतु परंतु लगा रहे हैं और इनकी आलोचना कर रहे हैं, उनको कहना चाहिए कि भाई तुमसे तो ये बढ़िया है, तुम तो किनारे बैठ के खाली आलोचना करो, ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ। मैदान में तो वो खड़े हैं और वो जो कर रहे हैं उनकी सीमा है, उसको बेहतर बनाना तो उसमें जाके मिलो, उसको सहयोग करो। तो लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान इसके साथ है और इसके साथ क्या बल्कि इसके आगे चलना चाहता है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें हम लोगों को इनका साथ देना होगा। इनके मंच पर कब्जा करना ठीक नहीं है, इनके मंच को निंदा करना ठीक नहीं है। धन्यवाद। तो शेखर जी हाथ उठाए हुए हैं। एक बात नहीं आनंद जी,
इसमें आनंद जी मैं एक बात को साफ करना चाहता हूँ। वो रामशरण जी से पूछना। लोकतांत्रिक नहीं नहीं आपकी उसी संदर्भ में जो भी लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की जो बात हुई उस संदर्भ में लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान और समाजवादी समागम ने वहां जाकर के अपना जो है वो समर्थन भी और सॉलिडारिटी दी। बल्कि लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान ने अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है समर्थन में भी, जो विद्यार्थियों का और सोनवांचुओं का आमरण अनशन चल रहा है उसके संदर्भ में, और साथ ही साथ उनकी मांग को तुरंत मानने के लिए उनको पत्र लिखा है जो समता मार्ग में भी प्रकाशित हुआ है। और सीधे सीधे प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस और राष्ट्रपति के यहाँ ये पत्र लिखा गया है लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की ओर से। मुझे इतना ही बताना। संत प्रसाद जी बहुत जरूरी बात बता दी, बहुत जरूरी बात बता दी, धन्यवाद। दो बात करनी है सिर्फ। एक तो ये कि वो बच्चे जो अनशन पे बैठे हैं, तो हम तो इस सरकार का चरित्र पता है क्या है, तो वो देखेंगे नहीं उनकी तरफ। और वो बच्चे जो है ऐसी स्थिति फंस गए हैं कि हमारी मानिए नहीं तो हम तो आमरण अनशन पे बैठे। तो उन बच्चों को ये समझाना चाहिए कि आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन वो अनशन से, और वांगचुक को भी, तो ये आंदोलन दीर्घकालीन चलेगा। वो तो फिर से ये बोल रहे थे कि पूरे देश भर में हम घूमेंगे, जहां जहां से बच्चे आए हैं वो अपने स्टेट में जाके इस पर आंदोलन करेंगे, तो वो ठीक है। लेकिन वो अनशन सरकार तो सुनेगी नहीं, तो कुछ मायनों में थोड़ा 2 कदम पीछे अगर उनके ले सकते हैं अनशन बारे में, तो ये मुझे लगता है कि उनको भी कहे जाए। ये कभी अभी तक तो किसी कहा नहीं है उनसे। तो ये एक बात थी। दूसरी बात ये थी, आपका मैं वक्त ले रही हूँ शायद ज्यादा, तो अगली मीटिंग में भी रख सकती हूँ। ये कहना था, कुंजबारी जी ने सवाल रखा था आरएसएस का जयप्रकाश के स्टेज पर आना। ये सवाल हमेशा हमेशा हम पर उछाला जाता है। तो हेलो, बोलिए। या बोलिए। तो हम पर उछाला जाता है। तो ये एक सवाल है अभी तक जो ये है। एक तो ये है कि हमारा आइडियोलॉजिकल, हमारे आंदोलन एनालिसिस जो है, आत्मज्ञान इसको कहेंगे, आत्मपोषण वो होना चाहिए कि कहाँ हमें ड्रॉबैक्स दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण क्रांति की विचारधारा या वो आंदोलन गलत था, लेकिन हमको इस पर बोलना पड़ेगा। अभी तक हमारे अंदर वो नहीं बोला गया है। कि मैं पिछली बार भी मैंने ये कहा था कि ऐसे होता है, रज़मी साहब ने जो पार्टीशन पे कहा था कि ये जब देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सपाई। तो ये जो हमें करना पड़ेगा कि हमारी गलतियां हैं या क्या है, उसका हमारे अंदर की चर्चा ज्यादा नहीं हुई। तो ये मुझे लगता है। दूसरा ये लगता है कि जनाधार हमारा है वो छूट गया। बहुत सारा मूवमेंट का एनजीओइजेशन भी गया, तो आंदोलन का स्वरूप भी बदल गया, राजनीतिक विचारधारा पीछे रह गई और एनजीओ की तरह से काम चलने लगे। तो ये जो है जनाधार हमारी छूट गई, ये मुझे, क्योंकि अब लोगों में जागृति करना है, क्या करना है, तो कैसे करना है, किस तरह से हम काम वो कर सकते हैं, वो स्वरचर्या ही आंदोलन का बदला हुआ दिखाई देता है। वो ज्यादा है और राजनीतिक आंदोलन कम, ये दिखाई देता है। तो वो उस पर सोचना पड़ेगा, ऐसा लगता है। रजिया पटेल ने बहुत बुनियादी बात कही है। जनाधार हमारा प्राण था, जयप्रकाश की ताकत जनता थी। जब जयप्रकाश ने 8 अप्रैल को रैली की तो 1000 से भी कम लोग थे, खाली सर्वोदय के लोगों को उन्होंने जोड़ा था। लेकिन जब 5 जून को उन्होंने सम्मेलन किया पटना के सभा में, 8 अप्रैल और 5 जून मतलब 1 महीने से कम में, नहीं 2 महीने से कम में, मई और जून में लोग देखते देखते तंग आ गए, तो हजारों लोग आ गए। वैसे ही आज भी हम जो गांधी लोहिया जयप्रकाश के रास्ते पर चल रहे हैं, उनको देखना ये है कि जनाधार हमारा कैसे व्यापक बने। और इसमें लोग देखते हैं तो फिर अनुकरण करते हैं। रजिया पटेल को लोग देखेंगे तो अनुकरण करेंगे, भाई रामशरण जी को देखेंगे तो अनुकरण करेंगे। और आप लगातार सक्रिय हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस माहौल में न आप एमपी हुए न एमएलए हुए, लेकिन कितने लोग एमपी एमएलए होकर चले गए। अभी पिछले दिनों एक हमारे मित्र थे, 4 राज्य के गवर्नर हुए थे,
4 राज्य के राज्यपाल को हमसे पूछा तुम क्या करते हो, हमने कहा गोष्ठी में जाते हैं बोलते हैं। कहा यही करते हो, तब यही करते थे, अभी हमने कहा तब यही करते थे, अभी यही करते हैं। तब ये कि ज्यादा लोग सुनते थे, आज कम लोग सुनते हैं, लेकिन हम अपनी बात क्यों नहीं बदलेंगे। और वो बीजेपी के थे, हमारे आंदोलन के साथी थे, बीजेपी में चले गए थे, बाद के दिनों में वो बागी हो गए। तो आपको जो जयप्रकाश जी ने कहा कि हमारा मापदंड क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम अगर कुछ लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें तो वही हमारे संतोष की बात है। और इसमें हमें इस बात की कोई शर्म नहीं है कि हम मंत्री नहीं बने, विधायक नहीं बने, सांसद बने। हमको इस बात का गर्व है कि जयप्रकाश ने एक रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पे चलते हुए हम बिना समझौता किए हुए अपनी जगह टिक के खड़े। ये रामशरण जी जिन्होंने मीटिंग कराई है ये डायलिसिस पर है, और डायलिसिस के बावजूद ये संपूर्ण क्रांति और आज की चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो आस्था है, ये जो भरोसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद रजिया जी, आपने बात रखी, बहुत अच्छा किया। संत प्रकाश जी बोलना चाहते थे, मौजूद है? अपना वीडियो खोलिए, लोग अपना चेहरा देख लें। सर अभी मैं वीडियो नहीं खोल सकता, मैं खड़ा हूँ बाहर। चलो ठीक। तो सर एक विस्तृत प्रकाश डालने के लिए संपूर्ण क्रांति पर, जिसमें काफी कई सवालों का समाधान किया, कुछ सवाल भी पैदा किए। सर आपने एक बात कही कि हर आंदोलन का एक आदर्शवादी पक्ष हो। सर आपने दूसरे पक्ष की बात नहीं किया, मैं उस पक्ष पे थोड़ा सा आपका विचार जानना चाहता हूँ। दूसरा पक्ष भी होता है और हम सब, तो मैं उस पर आपका विचार जानना चाहूंगा। तो पक्ष क्या है, उससे कैसे बचा जाए, या उसका क्या समाधान है। दूसरी बात है सर कि कोई भी आंदोलन है, जिस तरीके से हम अभी आंदोलन को देखते हैं, इसके पहले हमने अन्ना हजारे आंदोलन को देखा। और सर आपने कहा कि जब कोई आंदोलन होता है किस तरीके से वो बाढ़ के रूप में होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वो कई तरह के असंतोषों का संचय होता है और बाढ़ या सुनामी के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। लेकिन सर उस सुनामी के खत्म होने के बाद, उस बाढ़ के खत्म होने के बाद कुछ गिद्ध दृष्टियां रहती हैं जो अपने तरीके से उसको अपने स्वार्थ में उसका यूटिलाइजेशन करती है। जैसे कि हम जेपी आंदोलन की बात कर सकते हैं, अन्ना हजारे आंदोलन की बात भी कर सकते हैं, और वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है, इसीलिए हमारे मन में शंका रहती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग दूर बैठे हुए हैं वो उन लोगों से अच्छे, जो वहाँ मतलब वो अच्छे, मतलब जो लोग वहाँ हैं वो ज्यादा अच्छे हैं rather than जो घरों में बैठे हुए। तो सर एक बात बताइए कि ये कहावत है कि जब दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक पीती है, तो किन तमाम परिस्थितियों में एक युवा जो बहुत व्यथित है सालों से, जो रोड पे है, उसके लिए आपका क्या संदेश? संत प्रकाश जी आंदोलनकारी हैं और अध्यापक भी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र के अध्यापक हैं, हमारे बड़े निकट के सहयोगी हैं। इन्होंने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल वास्तविक सवाल है। लोगों का यकीन पैदा करने के लिए नेतृत्व को ऐसे उपाय बनाने पड़ते हैं जिससे यकीन, जैसे जयप्रकाश जी ने जब आंदोलन का आह्वान किया तो उन्होंने दलों को अपनी आलोचना के दायरे से बाहर नहीं रखा, क्योंकि दलों से लोगों का मोह भंग हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि हमारा संपूर्ण क्रांति आंदोलन निर्दलीय रहेगा, इसमें लोग काम करने वाले काम करेंगे लेकिन दल के दायरे से ऊपर उठ के करेंगे। तो कर्पूरी ठाकुर, कैलाशपति मिश्र, रामविलास पासवान, लालमुनि चौबे, A.K. रॉय, अलग अलग धाराओं के लोग आए लेकिन दलों के दायरे से ऊपर उठ के आए। ऐसे ही अन्ना आंदोलन में जो लोग अपने को थका हुआ महसूस करते हैं, उनको उसका जो शुभ पक्ष था कि लोग खड़े हो सकते हैं और बदल सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए स्वार्थ से ऊपर उठ करके काम करने की जरूरत होगी। अगर हम निस्वार्थी रहेंगे तो लोग आप पर यकीन करेंगे। अगर आप चालाकी करेंगे तो एक चालाक से अभी पाला पड़ा था और उस चालाक से लोग बहुत दुखी हुए तो दूसरे चालाक को थोड़ी मौका देंगे। तो सोनम वांगचुक के साथ लोग खड़े इसलिए होंगे कि सोनम वांगचुक प्रधानमंत्री बनने के दावेदार नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, वो जनता के प्रवक्ता के तौर पर रहना चाहते हैं। तो अभी भी आप जैसे क्रिकेट के खेल या फुटबॉल का खेल खेलते होंगे, कोई भी खेल खेलते होंगे, एक टूर्नामेंट में आप गए, आपकी टीम हार गई तो उससे आप टीम को बेहतर कोच देंगे, उसका बेहतर अभ्यास कराएंगे, उसमें अच्छे खिलाड़ी लाएंगे, टीम को बेहतर बनाएंगे और फिर मैदान में आएंगे।
राजनीति में व्यवस्था होती है, अराजकता से अराजकता की तरफ समाज नहीं जा सकता। तो लोग ये चाहेंगे कि आंदोलन के बाद नई व्यवस्था आवे, नए कानून आवे, नया प्रबंध आए, उनको पानी मिले, बिजली मिले और सड़क ठीक हो और रोजगार हो। और जो नौजवान बेरोजगार है उस तो कल बेरोजगार दफ्तर जाएगा ना, आपके आंदोलन में थोड़ी जाएगा, उसकी क्षमता नहीं है। इसकी एक क्षमता भी होती है, एक कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, इसकी जरूरत है। प्रफुल्ल सामंतराय जी बहुत पुराने साथी हैं, शासन के अध्यक्ष थे 1974 में, और आज आदिवासियों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं। इनको कुछ कहना चाहिए, प्रफुल्ल सामंतराय जी। प्रफुल्ल बाबू बोलिए, आपने कहा, हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए। आनंद जी, मैं आपको मैं ज्यादा सुन नहीं पाया। मैं देर में अभी मैं आज तो दिल्ली आकर सोनम वांगचुक के साथ मिला, और जो छात्र लोग जो बैठे हैं जो अनशन में, उनको भी मिला ऐसा का। तो उसको होकर मैं अभी राजस्थान आया है। कल जो अरावली का एक प्रोग्राम है अरावली सुरक्षा के लिए, तो मैं आपसे मेरा एक सवाल भी है कि आप जब हम उस समय बिफोर इमरजेंसी के पहले जो संपूर्ण क्रांति के जयप्रकाश जी के जो नेतृत्व में हम उसको संपूर्ण क्रांति को हम एक्सेप्ट किया, मुझे लगता है कि आज जो स्थिति है वो तो इमरजेंसी से ज्यादा घोषित इमरजेंसी 1000 गुना जबरदस्त ये घातक है। मगर इसी दौरान में हम किसी तरह, आप तो सोशियोलॉजिस्ट है, सोशलिस्ट भी है, और शिक्षक है भी, छात्र नेता भी है। मुझे लगता है कि आज के दुनिया में क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के पास इतना मोरालिटी नहीं है कि एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने के लिए, मैं एक तो जरूरत है, एक तो अभी फासिस्ट शक्ति को हराने के लिए हम भी चाहेंगे, आप भी चाहेंगे, कोई डिफरेंस होने के बावजूद भी एक पॉलिटिकल फोर्सेस होना चाहिए उनको डिफीट करने के लिए। मगर देश में जो बुनियाद सवाल भी है, एक तो गैर बराबरी, दूसरे तो उसके साथ साथ जो बेरोजगारी और कॉर्पोरेटाइजेशन, कॉर्पोरेट लूट अब जोता है, प्राइवेट कॉर्पोरेट लूट प्रकृति के संसाधनों पर हमला होता है, ये बड़ा चुनौती है। तो उसको लेकर एक राष्ट्रीय आंदोलन किसी तरह कैसे हम शुरू कर पाएंगे, क्या क्या पत्थर की जरूरत है, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, क्या क्या आइडियोलॉजी के साथ किसी तरह एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। मुझे लगता है कि आप कुछ इसमें कुछ विचार आप प्रकट करेंगे तो एक ऐसा ही पॉसिबिलिटी, नॉट दैट आप सब कुछ बोल सकते हैं, मगर आपकी जो एक्सपेरिमेंट है, हम लोग उस समय के एक्सपेरिमेंट है। मैं मेरे एक नौजवान के नाते हम यूनिवर्सिटी से जेल गए थे इमरजेंसी में, पर ये तो उसके समय में हमको लगा कि नहीं, हम डिफेंड करेंगे डेमोक्रेसी के लिए। मगर आज अभी जिसी तरह मुझे लगता है कि अभी जो एक्सप्रेशन है जो यूथ का, अगर इसे कांग्रेस जनता पार्टी के नाम हो, जो भी हो, अभी एक एक्सप्रेशन मिला है। हमको लगता नहीं था कि यूथ क्या सोचता है, अभी यूथ कुछ सोचता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं कि अभी विप्लव एक क्रांति आ गई, ऐसा नहीं है। मगर ये आप इसको लेकर क्या महसूस करते हैं, भविष्य में क्या पॉसिबिलिटी है? दैट इज वी विश टू नो फ्रॉम प्रोफेसर आनंद कुमार। प्रफुल्ल बाबू, ये जो सवाल है इसका जवाब आप खुद पैदा कर रहे हैं। श्री प्रफुल्ल सामंतराय हमारे नेता है, ये लोक शक्ति अभियान जो आज से 20 साल पहले उन्होंने शुरू किया उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं, लेकिन NAPM के भी राष्ट्रीय संयोजक हैं, नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट। कहने का मतलब ये है कि आपको कई जगह पर, जैसे एक गरीब किसान होता है उसके कई जगह खेत होते हैं, हर खेत में वो अलग अलग बीज डालता है, कुछ बीज अंकुरित होते हैं, कुछ बीज सूख जाते हैं, पानी नहीं बरसा तो सारा फसल मारी जाएगी। अभी जो नौजवान इकट्ठे हुआ, आपने आज मैंने आपका फोटो देखा, आप मिले थे सोनम वांगचुक जी से, तो रजिया पटेल का ये आह्वान आपने सुन लिया था, जाके आप लड़कों से भी मिले। तो अभी तो हम लोगों को एक ध्रुवीकरण करने की जरूरत है कि लोकतंत्र के जो साथ है, धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव के साथ जो है, वो सब लोग इकट्ठा हो जाए। लोकतंत्र अगर रहेगा तो समाजवाद भी संभव है, लोकतंत्र नहीं रहेगा समाजवाद नहीं संभव है। लोकतंत्र रहेगा
तो अच्छी शिक्षा संभव है, लेकिन लोकतंत्र नहीं रहेगा तो शिक्षा नहीं संभव। और लोकतंत्र चुनाव के इर्द गिर्द चलता है, तो चुनाव को सुधारना पड़ेगा। चुनाव को सुधारने में दलों की भी रुचि रहेगी। दलों को यह डर लगता है कि उन्होंने जो मौका खोया उसकी वजह से जनता उनसे नाराज है, और जनता नाराज है, सही बात है, लेकिन उनके पुनर्जन्म के लिए, जनता की निगाह में उनकी साख वापस आने के लिए, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि पैदल चला 6 महीने, ऐसे काम करने पड़ेंगे और एक कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा। जैसे जयप्रकाश जी ने शिक्षा, चुनाव, भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार, इन 6-7 चीजों को मिला के एक मांग पत्र बनाता है। ऐसा एक मांग पत्र बनाना पड़ेगा। इसमें कुछ मांगों के लिए हम ज्यादा समर्थक होंगे, कुछ मांगों के लिए आप ज्यादा समर्थक होंगे, लेकिन एक व्यापक मांग पत्र बनाने की जरूरत है। इसमें दलों को भी जोड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत जोखिम उठा करके श्री राहुल गांधी के पदयात्रा के बाद एक नेशनल मेंटर ग्रुप बनाया है। उसकी कुछ बात सुनते हैं, कुछ बात नहीं सुनते हैं। तो अभी की जो परिस्थितियां हैं, इसमें एक कॉमन एजेंडा बनाने की जरूरत है। और आप जैसे लोग जो तपे तपाए हैं, 50 साल आपने समझौता नहीं किया है, रवि राय का मार्गदर्शन आपको मिला, आपके मार्गदर्शन में सैकड़ों नौजवान काम कर रहे हैं, उड़ीसा के हर आंदोलन के साथ आप जुड़े हैं। तो हम लोगों को अपनी तरफ से ये बात रखनी पड़ेगी, दलों से भी कहना पड़ेगा कि आप अपने मन को मजबूत करिए और बदलाव की राजनीति के लिए सहयोग करिए। जब वो आ जाएंगे तो उनके साथ हजारों लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और तब हमारा आपका आंदोलन में उतरना भी आसान हो जाएगा। देखिए, सर्वोदय के लोग आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 1 साल से सर्वोदय के लोग पदयात्रा कर रहे हैं। उनके मुख्यालय को तोड़ दिया गया और उस पर कब्जा कर लिया गया। उस बुलडोजर के खिलाफ आंदोलन चला, तो चल रहा आंदोलन। सर्वोदय के लोग अब खाली विचार गोष्ठी नहीं कर रहे, आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासी आंदोलन कर रहा, आप उसके नायक हैं। विद्यार्थी कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे वहां पर लड़के लड़कियां अनशन कर रहे हैं, आयशा के और संगठन के लोग भी जुड़ रहे हैं। मजदूरों का संगठन आंदोलन कर चुका है, एक हड़ताल की थी और आगे फिर करेंगे। ऐसे ही हमको बूंद बूंद घड़ा भरना पड़ेगा प्रभु लोग। मंथन जी कुछ कहना चाहते हैं? शशि शेखर जी। साथियों, नहीं, हमको नहीं करना है। 49 लोग थे, 31 लोग हो गए हैं, तो जनता असहयोग आंदोलन चला चुकी है, इसका ख्याल रखिएगा। बोले मंथन जी। नहीं, मंथन जी नहीं बोलना चाह रहे हैं अभी। हमको नहीं बोलना है। शशि जी हाथ दोबारा उठाए। मीनाक्षी जी बोलिए। जी, सबको नमस्ते। जो आनंद जी ने कहा है, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर जो युवा आंदोलित है दिल्ली में, उनके मंच पर हमें जाकर कोई कब्जा नहीं करना चाहिए या अपने तरह से उन्हें चलना देना चाहिए। जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं अभी बात करती हूँ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिन्होंने आंदोलन शुरू किया वो अपने तरीके से उसके अंदर से उनकी दिशा ढूंढेंगे या उसकी एक डायनेमिक्स जो होता है वो ढूंढेंगे। लेकिन हम लोगों को जो समर्थन में आए हैं, मैं भी गई थी और बहुत सारे उड़ीसा के युवा आए थे आंदोलन के समर्थन में, और यहाँ के भी जो युवा वतन के जो लड़के थे उनको साथ लेके गई थी और मैंने बात भी रखी मंच से और बड़े गौर से सुनी, अभिजीत ने भी और सोनम जी ने भी। तो मुझे ये कहना है कि किस तरीके से, मतलब हम उनके समर्थन में क्या योगदान दे सकते हैं, ये एक कलेक्टिवली सोचा जाना चाहिए कि हम किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। लेटर हम हम लोगों ने जो लिखा है वो एक बात है क्या, लेकिन एक सक्रिय जो सहयोग चाहिए वहां पे और ज्यादा निकटता से उनके साथ में रहने की जरूरत है। तो वो उसका कुछ प्लानिंग क्या हम कर सकते हैं क्या, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि आप गई वहां पर, आप वहां संबोधित भी आपने किया। आप खुद आंदोलन की अनुभवी हैं। आंदोलन में समर्थकों की बड़ी जरूरत पड़ती है
तो अगर हम लोग जहां आंदोलन आज पहुंचा, 7वां दिन है सोनम वांगचुक जी के अनशन का, हम लोग ऐसी परिस्थिति पहले गुजरे जब अन्ना हजारे का आंदोलन फंस गया था, ऐसे ही अनशन चल रहा था, सरकार कुछ कर नहीं रही थी, तो हम लोगों ने 30-32 नागरिकों की तरफ से एक साझा बयान जारी किया। कुलदीप नायर जी ने उसकी अगुवाई की थी और कहा कि सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ आपको जान देने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ते हैं और रणनीति को पुनर्गठित करते हैं। ऐसा ही एक बयान हम लोगों को, उसमें आप रहे हैं, रजिया रहे हैं, रामशरण रहे हैं, शशि शेखर रहे हैं, मंथन रहे हैं, अजय रहे हैं, सब लोग रहे और ये बयान जारी करें, उनसे मिले। मैं जो दिल्ली में भी शशि शेखर जी ने हाथ उठाया वो बोलेंगे भी, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित शिक्षक नेता हैं, विद्यार्थियों में भी इनकी अपील है, हम लोग कोशिश करेंगे, सुधीर दिल्ली में है, और लोग भी हैं, कोशिश करें कि हम लोगों का एक समूह पहले आपस में बात कर ले और फिर उनसे निवेदन करें कि अनशन को आप हम लोगों के ऊपर छोड़िए, हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक आंदोलन दो ही चीज़ की जरूरत होती है, जनशक्ति और नैतिक बल। दोनों से ही आंदोलन पूरी तरह से पुष्ट है। जनशक्ति नहीं घट रही है और नैतिक बल बढ़ रहा है, तो हमें ये भरोसा करना चाहिए कि अगर हम उनके साथ सहयोग करेंगे तो उसका सकारात्मक परिणाम निकलेगा। धन्यवाद। मंथन जी बोलना चाह रहे आनंद जी, आपकी ये बात एकदम सही है, इसके बारे में करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जल्लादों के सामने जान गंवाने का कोई मतलब नहीं है जी। मंथन जी हम नहीं बोलेंगे, शशि शेखर जी को बोलिए, वो तो जानकारी दिए थे, अभी बोलना चाहते हो? नहीं, आपने लगा हाथ नहीं, ठीक है, हो गया। अच्छा, नहीं, जो कहना था फिर बाद में कभी। तो हमको लगता है कि अब हम लोग मैंने अपना हाथ वापस ले लिया है। वो समापन की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन समापन नहीं, ये एक चर्चा की शुरुआत है और प्रफुल्ल सामंता जी जैसे लोग भी जो है शामिल हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। अब चूंकि बहुत सारे लोग आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आज बातचीत हुई उसकी रिपोर्टिंग उसको हम लोग सर्कुलेट करें, और जो लोग टिप्पणी नहीं कर पाए हैं तो ये जो संपूर्ण क्रांति विचार मंच करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग अपनी टिप्पणी डाल सकते हैं, और हम चाहेंगे कि आनंद जी या और भी लोग उस पर जो अपने विचार रख सकते हैं उसका जवाब दे सकते हैं, रास्ता खोज सकते हैं, करें। और ये जो चर्चे का सिलसिला है हम इसको और भी जारी रखेंगे, महीने में कम से कम एक बार तो हम लोग करना ही चाहेंगे। और अभी जो आनंद जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ कि एक चिट्ठी लिखी जानी चाहिए कि सोनम वांगचुक और जो युवा साथी वहाँ अनशन कर रहे हैं उनको अब आंदोलन को अगले दौर में ले जाना चाहिए और अपने अनशन को भी स्थगित कर देना चाहिए। हम लोग यथा संभव जो सहयोग कर सकते हैं करेंगे, और जो दिल्ली के साथी हैं वो लोग बैठक करके तय कर सकते हैं कि हम लोग उनकी क्या मदद कर सकते हैं, तो या जूम मीटिंग करके इस पर कुछ करें। और ये जो है सो ये सिलसिला आज से शुरू हुआ है और इसको हमको चलाना है। हम चाहेंगे कि यदि कोई आपके मन में कोई विचार है, कोई टिप्पणी है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए और उसको उस व्हाट्सएप ग्रुप को संपूर्ण क्रांति विचार से ही जुड़ा हुआ रहने दीजिए, कोई दूसरी चीजें उस पर मत डालिए। जो आदमी उस व्यक्ति उस ग्रुप में शामिल नहीं है, यदि वो जुड़ना चाहें तो वो हम लोग से संपर्क कर सकते हैं, उनको हम लोग इसमें जोड़ लेंगे। और तो मैं रणधीर जी मौजूद हैं क्या? तो ये जो इसकी रिकॉर्डिंग है इसको सही ढंग से एडिट करके हम लोग सर्कुलेट करें, ये हम आग्रह रणधीर जी से और उनके सहयोगी जो साथी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित किया उनको बहुत धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। क्या आनंद जी?
बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी, बहुत धन्यवाद। ठीक।